प्यारे साथियों नमस्कार। संकल्प कॉग्निशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ लर्न फ्रॉम फेलियर। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी पॉडकास्ट बनाए जाते हैं अधिकांश ऐसे रहते हैं जो लोग सफल हो गए, लेकिन असफल लोगों के आपने कहीं भी पॉडकास्ट नहीं देखे होंगे। मैं ये सीरीज़ शुरू करने के पीछे एक कारण है कि आपको सफलता और असफलता दोनों से सीखना चाहिए। तो असफलता के लिए हम लोग ये बना रहे हैं और एक सीरीज़ और लाएंगे हम लोग द सक्सेस स्टोरी। तो वहाँ पे हम लोग सफल लोगों को लाएंगे। आपको दोनों चीज़ें सीखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, अभी आप एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। जो भी गलतियाँ भाई बताएंगे आपको वो सारी आपको नोट कर लेनी है। और अब बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, आपने कब से तैयारी शुरू करी? तैयारी तो सन 2022 से शुरू की थी। फरवरी 2022 से तैयारी शुरू की थी, जिसके बाद सबसे पहला एग्ज़ाम पीटी का दिया था। तो भाई उसमें मार्क अच्छे नहीं आए थे, इस वजह से 2022 में लेखपाल की वैकेंसी आई थी, तो उससे मेरा फॉर्म नहीं पड़ पाया था। ठीक, तब से तैयारी कंटिन्यू रही। और ये बताइए, आपकी इंटर कब हुई थी और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? अभी आपने बीएससी कर रहे हैं या एमएससी या अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं? इंटर मेरा 2019 में हुआ था, तो अभी बीएससी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। 2022 में कंप्लीट हो जाती है, 3 ईयर का होता है। 2019 में इंटर हुई, तो 2022 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। इसके बाद लगातार तैयारी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो क्या लगता है आपको, मतलब कौन सी ये गलतियां हैं जो एक व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए? और आपने बहुत सारे एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किए हैं, तो आपने कौन कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं और आप क्यों नहीं उसमें सक्सेस हो पाए? मेरा एसएससी जीडी 2024 का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ, और बाकी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 में वैकेंसी आई थी, उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था। ठीक, तो एसएससी जीडी में मेरा भाई अंडर हाइट की वजह से नहीं हो पाया। उसमें मेरे 153 नंबर थे 160 में। ठीक, तो इसकी वजह से भाई अंडर हाइट थी, तो भाई 68.5 हाइट थी, तो उसमें नहीं हो पाया। चलिए ठीक है। अब आपको क्या लगता है, मतलब एक जो व्यक्ति अभी छात्र जो नया तैयारी शुरू कर रहा है, तो उसको किस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए? मतलब हार्ड वर्क करना चाहिए, या आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल्स हैं और चीज़ें अब टीचर्स बताते हैं कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क से कुछ नहीं रखा है। तो आपको क्या लगता है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क और किस्मत कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं एक नौकरी में? भाई आपके नौकरी में सारी चीज़ें मैटर करती हैं, सारी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होना चाहिए, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क ऐसा है कि आपको दोनों लेके चलना चाहिए। आई थिंक मेरे हिसाब से पहले हार्ड वर्क करना चाहिए। हार्ड वर्क एक बार कर लीजिए, सिलेबस पूरा पढ़ लीजिए, फिर उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। वो आपको स्मार्ट अप्रोच ज़रूर सीखनी है, तो उसको धीरे धीरे अप्रोच स्मार्ट करते जाएंगे। तो एक बार सिलेबस पूरा करेंगे, फिर अप्रोच सीख करते जाएंगे। तो देखो, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ा पहले आपको, फिर उसमें चीज़ें छांटते जाएंगे, तो वो स्मार्ट वर्क हो गया आपको। तो तैयारी लगभग 5-6 महीने तो आपको करनी चाहिए, एक बार सिलेबस पूरा पढ़ना अच्छा, चाहिए। तो फिर ठीक है। जैसे कोई अभी एक छात्र है, वो अभी जिसने तैयारी शुरू करी है, नया है, अभी इंटर हुई है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि किस प्रकार से उसको तैयारी करनी चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा समय वो ना अपना इन कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में दे? जैसा आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे हज़ारों कोर्स रहते हैं, हज़ारों वीडियोस रहती हैं, और ऑफलाइन जिनकी कोचिंग है तो वो ऑफलाइन कोचिंग में भी उतना अच्छा कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं लोग। तो आप क्या कहना चाहोगे कि एक बच्चे को ऑफलाइन पहले करना चाहिए या ऑनलाइन करना चाहिए? और अगर ऑनलाइन कर भी रहा है तो किन किन माध्यमों से करना चाहिए जो उसके लिए अच्छा रहे और जल्दी से जल्दी सक्सेस हो जाए? भाई अगर ऑनलाइन कर रहा है तो उसको पहले किसी का बेसिक बेस लेना चाहिए। ठीक, वो केवल एग्ज़ाम को ही फोकस ना करे, वो सिलेबस को पढ़े। कि उसको मैथ पढ़ना है तो पहले एटलीस्ट एक बार वो मैथ पूरा पढ़े। ठीक, एग्ज़ाम को बाद में टारगेट करेंगे, पहले मैथ पढ़नी है तो पहले मैथ पूरा पढ़ के ख़त्म करे, फिर रीजनिंग पढ़नी है तो पूरी रीजनिंग ख़त्म करे एक बार। यदि ऑफलाइन आपके पास अच्छा सोर्स है तो आप पहले ऑफलाइन कोचिंग करिए, क्योंकि ऑफलाइन में जो माहौल होता है वो ऑनलाइन में आप डाउट नहीं पूछ सकते हैं। ऑफलाइन में आप सामने पूछ सकते हैं टीचर से, वो आपको समझाएगा, उसको पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको पहले एक बार ऑफलाइन कर लेना चाहिए था सिलेबस, फिर बाकी ऑनलाइन आइए। क्योंकि हाँ, आपको भी पता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन में सारे तो सब कुछ कराया नहीं जा सकता है, तो कुछ चीज़ें आप ऑनलाइन से लीजिए, बाकी बेस आपका ऑफलाइन होना चाहिए एक बार। जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं, खासकर लड़कियों का ये डाउट रहता है कि सर मेरी जो मैथ है वो बहुत कमज़ोर है और मैथ में समझ में भी नहीं आती है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई मैथ के लिए तो ऐसा है कि आप उस पर जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। पहले एक बार आपने पूरा मैथ पढ़ लिया बेसिक से, देखो बेसिक भी चीज़ें आनी चाहिए आपको। टेबल आना चाहिए, मोड़ जोड़ घटाना, बोर्ड मास के सारे रूल आने चाहिए, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होना है। ये सारी चीज़ जब होंगी जब आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब, इन सारी चीज़ों को पता होगा। ठीक, और एक बार आपने पूरा मैथ बेसिक से पढ़ा है। मैथ बड़ा सब्जेक्ट है, एक दिन में आप नहीं सीख सकते, हाँ लेकिन एक दिन सीख सकते हैं। आप लगातार सीखते जाइए, एक दिन आप सीख जाएंगे। लोग क्या करते हैं, लड़कियों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनको तुरंत चाहिए कि मैं आज 10-5 दिन में ही सीख जाऊँ मैथ। ऐसा कभी हुआ है क्या?
धीरे धीरे आप जिस चीज़ को जितना टाइम देते हैं, देखते नहीं लोग, जिस चीज़ को आप जितना टाइम देते हैं आप उसमें एक्सपर्ट होते जाते हैं। तो उसमें हर चीज़ में समय लगता है, तो उसमें आप टाइम दीजिए, एटलीस्ट 4-5 महीने तो धैर्य रखिए, आपको आने लगेगा। सब ऐसे ही सीखते हैं, एकदम से नहीं आएगा, लेकिन हाँ एक दिन आ जाएगा, लगातार आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे। जैसा अभी आपने कहा कि अगर कोई बच्चा है तो उसे ऑफलाइन तैयारी पहले करनी चाहिए, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके ऑफलाइन व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं है, तो ऑनलाइन उन्हें किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए? मतलब किसी टीचर का सिलेबस, मतलब उनका बैच लेना चाहिए, या केवल यूट्यूब के माध्यम से उन्हें और सेल्फ स्टडी के माध्यम से करना चाहिए? क्या आपको, और सबसे बड़ी बात, जो अभी तक आपने तैयारी की है जितने भी दौरान, चूंकि आपने ऑफलाइन भी पढ़ाई की है, आपने ऑनलाइन भी पढ़ाई की है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन सी चीज़ एक बच्चे को जो नया है अभी, जिसको इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, उसे क्या चीज़ सजेस्ट करनी चाहिए? उसके लिए तो वही बताया ना कि एक बार आप पहले पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, ठीक। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न क्या था आपका? ये कह रहे हैं मतलब अगर कोई सिलेबस पढ़ रहा है तो यूट्यूब से करना चाहिए, ताकि आपने देखा होगा बहुत सारे जो टीचर्स हैं उन्होंने यूट्यूब पे फ्री में कंटेंट दे रखा है, तो उनके बैच लेके पूरा करना चाहिए या यूट्यूब के माध्यम से पढ़ना चाहिए? ठीक। यदि बच्चा बेसिक है, अभी उसने 12th की है, उसके पास समय है, तो मेरे हिसाब से वो मैथ का बैच ले, ठीक। एक बैच ले, उसको पूरा फिनिश करे। एक बार उसने पूरा फिनिश कर लिया, फिर वो कभी किसी का बैच ना ले, कोई भी वैकेंसी का बैच है नहीं लेना, उसको बैच ले। फिर वो यूट्यूब के माध्यम से जो प्रैक्टिस सेट हो गए, यूट्यूब पे जा सकता है, नहीं तो आजकल सारे PYQ, सारे टीचर PYQ कराते हैं क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन अपने घर से नहीं बनाता, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वही टीचर भी कराता है, बस आप लोग सोच नहीं सकते। आप मार्केट में जाइए, कोई पतली सी बुक लीजिए जिसमें उसके उस एग्ज़ाम के, जैसे आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास SSC GD की PYQ बुक होनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो बुक ले लीजिए ना। जब आप एक बार पूरा सिलेबस कर चुके हैं तो बुक ले लीजिए, आपका टाइम भी बचेगा। भाई यूट्यूब पे वो सवाल 1 घंटे में 20 सवाल कराएगा टीचर, आप 1 घंटे में 50 सवाल कर सकते हैं। भाई आपने एक बार पूरा पढ़ लिया ना, तो मेरे हिसाब से आपको बुक लेनी चाहिए, ऑनलाइन के चक्कर में नहीं। वही सब कुछ कराते हैं भाई, आप एक बार मैथ पढ़ चुके तो आप बुक ले लीजिए, आपके पास बुक से सब, इससे बेस्ट ऑप्शन कोई है ही नहीं। मार्केट से एक पतली सी बुक लेंगे मैथ के, GD की तैयारी करनी तो GD की ले लो, पुलिस की करनी पुलिस की ले लो, SI की करनी तो SI की ले लो। बस उसको लगाइए 2-3 बार, किसी बुक को एक बार लगाने से नहीं आएगा आपको, लेकिन उसको 2-3 बार लगा लीजिए, पूरा आपका मैथ की इशू खत्म हो जाएगा। चलिए, जैसा देखो क्या कहना है भाई का कि जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोई भी एक एग्जाम का बैच नहीं लेना चाहिए। जैसे आपने मैथ का बैच ले लिया, फिर उसको खत्म करो, बेसिक टू एडवांस। बस। रीजनिंग का ले लिया, बेसिक टू एडवांस खत्म करो, उसके बाद जो बुक्स हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, अभी ये बात करते हैं कि एक नया छात्र है तो उसको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोगों का यही डाउट रहता है कि भैया कितनी घंटे पढ़ें जो हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि सिलेक्शन में घंटे मैटर करते हैं या पढ़ाई कितनी अच्छे तरीके से कर रहे हो वो मैटर करता है? पढ़ाई भाई घंटे तो नहीं मैटर करते हैं, तरीका आपका बेस्ट होना चाहिए। आप पढ़ें तो पूरे मन से पढ़ें, बस फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कि आप किसी ने देख लिया तो आपने कॉपी खोल ली, आप 4 घंटे पढ़ते रहे, वो देखता रहा, वो चला गया, आपने कॉपी बंद करके रख दी। फॉर्मेलिटी नहीं करनी, आपको अपने लिए ऑनेस्ट होना है, अपना 100% देना है एक तैयारी के दौरान। 100% देंगे तो आपका 6-7 घंटे एटलीस्ट पढ़ना चाहिए आपको। अगर बिगिनर स्टूडेंट हैं 6-7 घंटे आप आराम से निकाल लेंगे, बाकी अपना बहुत सारा काम करिए जो भी आपका एक्स्ट्रा है, लेकिन 6-7 घंटे प्रॉपर पढ़ाई होनी चाहिए। बाकी उसके बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आपने रील स्क्रॉल के लिए नहीं। कई बच्चे ऐसे करते कि 1 घंटा पढ़ लिया उन्होंने, फिर कहीं आप रिफ्रेश होने के लिए रील स्क्रॉल करते। अरे भाई आपने 1 घंटे पढ़ाई की तो आप रिफ्रेश होने के लिए रील क्यों स्क्रॉल करते हैं? अरे थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, रील से क्या ज़्यादा रिफ्रेश हो जाते हैं। काफ़ी बच्चों का यही इशू रहता है। तो जैसा कि आपने बताया भी कि बहुत सारे लड़के जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, खासकर ये चीज़ अभी लाइब्रेरी में देखी जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये लाइब्रेरी का चलन चल गया है, क्योंकि अब क्या हो गया है कि भेड़ चाल वाली बातें हो गई हैं, हर आदमी लाइब्रेरी में बैठा है। अब हम आपसे 2-3 चीज़ें पूछेंगे और ये आप अपने जो अनुभव है उसके माध्यम से बताना। पहली बात तो मनोरंजन के साधन क्या होने चाहिए एक स्टूडेंट के लिए, और दूसरी चीज़, जो लोग अभी आपने देखा होगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पढ़ते हैं, तो आपको भी काफ़ी समय हो गया होगा, तो आपको भी अप्रोच आई होंगी या आपने भी कभी ऐसा कुछ किया होगा, तो क्या लगता है आपको, ऐसा क्या मतलब करना चाहिए एज अ स्टूडेंट अगर बिगिनर है या नहीं करना चाहिए? यदि आप बिगिनर हैं, मेरे हिसाब से फ़िलहाल आज का जो दौर चल रहा है उसके हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि आजकल मोबाइल इतना हानिकारक हो गया है कि मोबाइल में हर प्रकार की रील्स या बहुत सारे वीडियो अपलोड रहते हैं, ठीक। तो लोगों के अंदर उतना कंट्रोल नहीं रहा है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो अभी गर्लफ्रेंड नहीं बनानी चाहिए। एक बार अपना करियर बना लें, फिर बनाइए आराम से। जितना इधर आप डेट करेंगे उतना आपको करियर में समय लगेगा, जितना आप इधर अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे उतना उधर जल्दी हो जाएगा। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाद में खेलते रहना, पहले एक बार अच्छे से पढ़ लिया जाए, सिलेक्शन ले लिया जाए, फिर खेलेंगे बाद में। अभी ऐसा होता है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड है,
आप कितने भी अच्छे मन से पढ़ रहे हैं, आपके पास कॉल आया तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपके पास मैसेज आया आप इग्नोर नहीं कर सकते, या आपका भी मन करा तो आप बात सोचेंगे 2 मिनट बातें कर लें, अब वो 2 मिनट 2 घंटे में कब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप सारा दुख दर्द गम भूल कर उसी के पीछे लग जाएंगे। ऐसा होता है क्योंकि भाई रील्स हैं, तरह तरह के वीडियो हैं, बहुत सारे साधन हैं आपको भटकाने के लिए। तो आज के युग में तो मेरे हिसाब से पहले भाई करियर बनाना चाहिए, बाद में उधर शिफ्ट होना चाहिए। तो जैसे बहुत सारे लोगों के साथ में ये भी होता है कि जैसे अभी उन्होंने इंस्टाग्राम एकदम से डिलीट कर दिया, स्नैपचैट डिलीट कर दिया, और गर्लफ्रेंड भी उनकी थी, बात करना भी बंद कर दिया। तो ये होता है कि कुछ समय 2 4 10 दिन तो सही से चली गाड़ी, लेकिन उसके बाद में एक बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील होने लगता है। तो क्या करना चाहिए, मतलब अगर ऐसा मतलब स्टूडेंट है तो क्या आपके मनोरंजन के साधन क्या होने चाहिए? जैसे आपने कह दिया कि रील भी नहीं देखनी है, गर्लफ्रेंड भी नहीं बनानी है, अब बच्चा करे तो करे क्या, मतलब कहाँ से उसको मनोरंजन लेना चाहिए? और भी साधन है ना, दोस्त हैं, अच्छे दोस्त बनाओ ना, जो आपके ग्रुप में है, दोस्तों से चैट करिए, उनसे बात करिए, अपने तरह तरह के आइडिया शेयर करिए कि कैसे आप तैयारी कर रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं। भाई पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आज के युग में बेरोजगारी का आलम इतना है कि एक सीट पर 1-1 हज़ार बच्चे हैं। तो देख लीजिए ना, आपको करना क्या, कट ऑफ देखिए आउट ऑफ आउट जा रही है, पूरे में पूरे कट ऑफ जा रहे हैं, बच्चा जीएस जैसे सब्जेक्ट में पूरे नंबर ला रहा है। तो आप सोचिए कंपटीशन कितना हाई लेवल का है। तो यही मेरा क्वेश्चन भी है आपसे कि लड़के कहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं मैथ रीजनिंग अच्छी है, लेकिन वो कहते हैं कि भैया जीएस नहीं समझ में आती। जीएस कितना भी पढ़ लो, कितनी भी किसी की भी देख लो, वो एट द एंड जब तक वीडियो देखेंगे, जब तक पढ़ रहे हैं चीज़ें तब तक याद है, वीडियो खत्म हुई और वो दिमाग से चला गया। बहुत बार कर लिया है लेकिन वो नहीं हो रहे। तो क्या जीएस के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? फिलहाल ऐसा पहले काम चल जाता था कि आप वीडियो देख लिए, ध्यान से वीडियो देख लिए, आपको याद हो गए तो वीडियो से क्वेश्चन आ जाते थे। पहले जब कंपटीशन ज़्यादा नहीं था, लॉकडाउन के पहले की बात, लॉकडाउन जब से लगा, जब से ऑनलाइन हो गए, कंपटीशन का लेवल इतना हाई हो गया, ठीक, एग्जामिनर ने भी मूड बदल दिया। वो क्वेश्चन आपसे बस थ्योरेटिकल वाइज पूछने लगा कि आपको उसके बारे में संपूर्ण नॉलेज हो गई, जब ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो भाई आज के युग में वीडियो से तो काम चलने वाला नहीं है। तो बुक से शिफ्ट होइए, बुक से पढ़िए और गहन तरीके से पढ़िए। वो भाई ऐसा ऑप्शन दे रहा है आपसे, थ्योरेटिकल वाइज ऑप्शन देगा, आप तो उसमें पूछेगा इनमें से नहीं है, तो नहीं, तो जब ही आप कर पाएंगे जब आपको पूरा आता होगा। भाई आपने वीडियो देखा तो वीडियो से 2 4 5 चीज़ें याद होती हैं 100 में, बड़ी मुश्किल से। ऐसा आप करके देख लीजिए, कभी भी वीडियो देखिए और तुरंत उसी वीडियो का ही टेस्ट लगा कर देख लीजिए। आप 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे अगर 100 क्वेश्चन है। आप कितने भी अच्छे मन से देखिए, यदि आपको आता है तो अलग बात है, आपको नहीं आता तो वीडियो से आप नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से आपको जीएस को पढ़ना चाहिए और उसको याद करने की कोशिश नहीं करिए, उसको पढ़ने की कोशिश करिए। आप अच्छे मन से पढ़ेंगे तो आपको जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ऑटोमेटिक आपके माइंड में क्लिक करेगा कि हाँ ये आंसर होना चाहिए इसका। चलिए भाई, तो आपको क्या लगता है कि मतलब जीएस के लिए मल्टीपल रिवीजन करने चाहिए और एक सोर्सेस को फॉलो करना चाहिए? हाँ, यही कह जी रहे भैया। हैं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, अगर हम अपनी भी बात बताएं तो हम भी बहुत ज़्यादा बुक्स से नहीं पढ़ पाते हैं, टीचर से देखनी ही पड़ती है। तो टीचर से देख के मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाला जाए कि अगर कोई चीज़ जैसे वीडियो से हम देख भी रहे हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें चीज़ें याद हो जाएं, ये कैसे होगा? ये तो भाई इसके लिए सिंपल सी चीज़ है, जो टीचर ने जैसे बोल दिया कि उसने आज आपको बौद्ध धर्म पढ़ाए जाएंगे, तो आप एटलीस्ट उनसे पढ़ाने से पहले आप बौद्ध धर्म को पढ़ के जाइए। ठीक, जो वो पढ़ाएं वो तो आपको पढ़ना ही है, उनसे जो नहीं बताएं वो भी बातें आपको पढ़नी है। तो एक तो बुक आपके पास होनी चाहिए बेसिक सी, तो बेसिक आपको आता होगा जब भी टीचर से आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएंगे, वरना टीचर तो ऊपर ऊपर की चीज़ें बता देंगे, वही आपको अच्छा लगेगा। भाई आज के कल के टीचर ऐसे हो गए जो आपको अच्छा लगेगा वो पढ़ाते हैं, जो एग्ज़ाम में आता वो तो बहुत ही कम अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, बहुत ही कम, और लोग उनसे पढ़ते भी नहीं हैं। बच्चों की भी यही मेंटेलिटी हो गई कि जो उनको आसान लगता है सिर्फ वही टीचर को फॉलो करते हैं, उनके व्यूज ज़्यादा हो जाए और उनके सब्सक्राइबर भी ज़्यादा हो जाएंगे। भाई जो सस्ता अच्छा होगा तो लोग वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि आजकल अच्छाई सभी को ख़राब लगती है। ठीक है, तो फिर मतलब ये और मेरा एक क्वेश्चन है, जैसा कि आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, जी जी। लगभग 3 4 साल हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जैसे अगर सरकार भी चाहे तो सभी स्टूडेंट नहीं लग सकते हैं, तो बच्चों को तैयारी के दौरान केवल पढ़ाई वाले किताबी ज्ञान पे फोकस करना चाहिए या इसके अलावा और भी स्किल की तरफ जाना चाहिए कि अगर हम कुछ और तैयारी कर सकते हैं तैयारी के साथ साथ, तो क्या करना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं भाई, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप तैयारी भी करिए, साथ साथ दूसरे इसके भी ट्राई करिए। जैसे किसी कोचिंग में आपको पढ़ाने का मौका मिल रहा है तो 1 घंटे वहाँ पढ़ाइए। आप कंपटीशन की तरह तो एटलीस्ट कंपटीशन एग्जाम में डालिए। थोड़ा यूट्यूब की तरफ जाइए। देखो डिस्ट्रैक्ट होने भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समय देने से अच्छा है कि इधर अपने करियर पे फोकस करिए, दूसरी स्किल की तरफ शिफ्ट हो जाइए। अभी भाई ने पूछा था कि मनोरंजन के लिए क्या साधन होना चाहिए, तो मनोरंजन के लिए ये काम कर लीजिए ना, यूट्यूब की तरफ शिफ्ट हो जाइए, या आपके आसपास कहीं ऑफलाइन कोचिंग चल रही है तो 1 घंटे वहाँ देने लीजिए। एक सब्जेक्ट आपको एटलीस्ट बेहतर होगा, पढ़ाने के लिए आप ज़्यादा पढ़ेंगे,
एफर्ट लगाएंगे, तो ये इसी को मनोरंजन आप समझ लीजिए ना भाई। 1 घंटा आप यूट्यूब में कोई काम करेंगे तो ये आपका मनोरंजन हो गया ना, या 1 घंटे किसी संस्थान में पढ़ाने चले जाओ, आपके पास कोई ऑफलाइन है तो ये सब कुछ कर लेना चाहिए भाई। अगर सरकार सभी को नौकरी बांटने लगेगी तो क्या ऐसा पॉसिबल है? आपको भी पता, हमको भी पता कि सभी को तो सरकार नौकरी नहीं दे सकती है, तो इसलिए आपके पास एक स्किल तो होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि मतलब अगर एक छात्र तैयारी कर रहा है तो जैसे यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, या वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं, इसके लिए कितने समय में वो एक संपूर्ण तैयारी कर लेगा कि हाँ अब बच्चा तैयार है, अब उसको मैदान में उतारा जा सकता है? तो क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए, 1 साल, 2 साल या 3 साल? और एक और डिफरेंस बताइए, जैसे बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो कम समय में लग गए, जैसे आए उन्होंने तैयारी शुरू की 12th के बाद में और 1 डेढ़ साल में सिलेक्शन लेके चले गए। एक ऐसा छात्र है जो 4-5 साल से घिट रहा है, तो दोनों छात्रों में क्या अंतर होता है? भाई वो जो 6-7 महीने में लग गया इंटर के बाद, वो आपको देखने में लग गया है, पर उसने तैयारी तो जब से वो 9th हाई स्कूल 8th में गया जब से ही चालू हो गई है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर गाइडेंस था। और जिसके पास देखो पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी था गाइडेंस, और उसके घर पे एनवायरनमेंट था पढ़ने के लायक, लगातार उसको उत्साहित किया गया कि ऐसे पढ़िए, ये चीज़ें आपको कोई बताने वाला नहीं। भाई 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक को सब लोग गाइड करते हैं, एक को कोई गाइड नहीं करता। वो गलती कर कर के सीखता है और वो गलतियां नहीं करता, वो सिर्फ सीखते ही है। 2 प्रकार के स्टूडेंट थे, जो सिर्फ सीखता है वो 6 महीने में सिलेक्शन ले लेता, जो गलती कर कर के सीखता है उसको भाई 3 साल लगेंगे। पहली बार वो एक बार गलत रास्ते पर गया, फिर वापस आया तो 6 महीने 1 साल हो गया वहाँ पर, तो इसलिए उसको ज़्यादा समय लग रहा है। तो प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत। आपने देखा कि उसने 6 महीने तैयारी की, पर वो 6 महीने की तैयारी नहीं है, वो 4 साल की तैयारी है। 9th में भी तैयारी की उसने, हाई स्कूल में भी की, फर्स्ट ईयर में की, इंटर में की, क्योंकि उस पर घर से बार बार यही बोला जाता कि बेटा अच्छे से पढ़ो, आपको नौकरी लेनी है। ठीक, अब आपने इंटर किया, जब आपको समझ में आया कि अरे भाई हमको नौकरी भी करनी है, तो जब आपने पढ़ना शुरू किया, आपके देखने से उसने 6 महीने तो सिर्फ उसने अभ्यास किया, चीज़ों को समझा है कि नौकरी की लड़ाई कैसे होती है। बाकी पढ़ते तो आया, बेस तो उसका वहाँ से बना है, बाकी उसने 2-4 चीज़ें यहाँ सीखनी थी, तो इसलिए उसका हो गया। जैसे एक हमारा ये क्वेश्चन था कि मतलब कितने समय, जैसे मान लो एक बच्चा है, उसको आफ्टर 12th पता चलता है कि अब हमें तैयारी करनी है एग्ज़ाम की, तो वो कितना समय अपने माइंड में लेके चले कि 1 साल में एटलीस्ट हम सिलेबस कवर कर लेंगे? और एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे कि जैसे सिलेबस कवर किया, रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक्स, इनका क्या रोल रहता है? भाई अगर देखो सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लो किसी का बैकग्राउंड नहीं ठीक है, ठीक, जस्ट इंटर के बाद ही उसको पता चला ना, यही क्वेश्चन था आपको कि उसको इंटर के बाद पता चला कि अब हमको नौकरी करनी है। ठीक, उसने इंटर के बाद तैयारी की, तो उसको एक ईयर का तो टाइम लगेगा भाई सिलेबस ख़त्म करने में। आपको भी पता कि मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस, और हिंदी कर रहा तो हिंदी की, इंग्लिश कर रहा तो इंग्लिश की। 1 साल समय लगेगा उसको भाई। उसको जब पता ही चला है कि इंटर के बाद मुझे नौकरी करनी है, तो उसका माइंड तो अच्छा नहीं होगा भाई। अच्छा होगा तो उसको तुरंत पता चल जाता 9th हाई स्कूल में कि भाई अच्छे से पढ़ो, यही सब कुछ आता है। नहीं, कई बार ये हो जाता है ना कि उसको गाइडेंस की कमी है, मतलब उसके घर पे कोई बताने वाला ही नहीं था। तो यही एक कारण है कि हमने इस प्रकार से आपका ये पॉडकास्ट शुरू किया है। इसमें आपको जो गाइडेंस है उसकी कमी कभी भी नहीं खलेगी, क्योंकि हम ऐसे लोग लेके आएंगे जिन्होंने फेलियर से सीखा है, और ऐसे लोग भी लेके आएंगे जिन्होंने सक्सेस से सीखा है। आपको दोनों चीज़ें सीखने को मिलेंगी और गाइडेंस प्रॉपर मिलती रहेगी। इसी वजह से हमने ये पॉडकास्ट भी शुरू किया है। अब जैसा कि सुनने में आता, आप कोचिंग भी खोली, आप कोचिंग भी पढ़ा रहे हैं, तो एज अ छात्र आपको क्या लगता है कि एक बार सीखने के बाद अगर कोई सिखाने लग जाए तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं, या वो स्वयं से ही पढ़ रहा है तो ज़्यादा समझ में आती है? नहीं भाई, अगर सीखने के बाद सिखाने लग रहा है तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है भाई। स्वयं से आप नहीं समझ पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। या आप किसी जो उसने फेलियर देखा है, जिसने सारी गलतियाँ की हैं, वो आपको बेहतर तरीके से बता सकता है कि भाई ये गलती नहीं करनी है। ठीक, तो आप स्वयं वो चीज़ नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि सभी को तो सब कुछ नहीं आता है, सारी चीज़ें तो आप नहीं सीख सकते। ठीक, तो इसलिए देखते हैं तो प्रॉपर भाई गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। और एटलीस्ट आपको अपनी योग्यता पता होना चाहिए कि आपकी भाई हाइट नहीं है, आप SSC GD की तैयारी किए जा रहे हैं, तो आपकी बेवकूफ़ी है, ऐसा नहीं आपको करना है। एटलीस्ट भाई देखिए, आप चलो तैयारी की SSC GD की, आपकी हाइट नहीं थी, पेपर क्वालिफाई हो गया, क्या आपको फाइनल सिलेक्शन मिला? कोई नहीं याद रखता आपने कितने पेपर निकाले। मेरा SSC GD यूपी पुलिस का पेपर निकला, कुछ मायने रखा भाई? SSC GD की जी जान से तैयारी की, लोगों ने कर दिया कि GD। मैंने ना हाइट मेजर की, कुछ भी नहीं मेजर किया, तैयारी भी की, फिजिकल भी देने गए, इतना पैसा खर्च किया, पैसा तो हुआ ही हुआ, एटलीस्ट समय कितना खर्च हो गया ये तो है। भाई। बिना 6-7 महीने तैयारी किए सिर्फ उसी एग्ज़ाम की आप एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते, इतना कंपटीशन हो गया आज के हाल में। तो इतनी तैयारी की, वहाँ तक गए, 1 साल समय वेस्ट हो गया। उसी के चक्कर में देखो यूपी पुलिस का पेपर निकला, उसमें फाइनल मेरिट से आउट भाई। यूपी पुलिस की हाइट निकलती सही थी, उसमें फाइनल मेरिट से आउट हूँ मैं।
तो आपको क्या लगता है कि नौकरी में, जैसे हमने बहुत सारे लोग देखे हैं, कहते हैं केवल हार्डवर्क करते रहो, क्या किस्मत का भी कोई रोल होता है या केवल हार्डवर्क करने या स्मार्ट वर्क करने से सिलेक्शन हो जाता है? जी ऐसा नहीं है भाई, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क प्लस किस्मत, 50% रोल आपका किस्मत का ही होता है। आप फाइनल मेरिट से हुए बाहर तो आपके पास क्या योग्यता कम थी भाई, आपका 1% गलत होने की जगह सही भी तो हो सकता था। हाँ, तो ये सब सारी चीज़ें किस्मत में है, और जब से नॉर्मलाइजेशन से ऐसा चला है सब, तब से भाई किस्मत बहुत मैटर करती है। एक बच्चे के 2 से 10 नंबर हैं और एक बच्चे के 2 से 20 नंबर हैं, तो उसके 10 माइनस हो जाएंगे, उसके 10 बढ़ जाएंगे। देखिए कौन आगे जाएगा, आप ही सोचिए। तो जब से नॉर्मलाइजेशन जैसा चीज़ चली है ना, तो भाई किस्मत तो बहुत मैटर करती है। अब आपको क्या लगता है कि एक जो लंबी समय की आपकी जर्नी रही 3-4 साल की, और बहुत ज़्यादा आशा है कि आपका किसी ना किसी में अधिक हो ही जाएगा, और बहुत जल्दी भाई के साथ में हम द सक्सेस स्टोरी में भी बहुत जल्दी पॉडकास्ट में आएगा। जी, जी। लेकिन फिर भी देखो, ऐसा होता है, लोगों की मेंटेलिटी है कि अगर आज हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो लोग समझेंगे कि ये आदमी बहुत योग्य है, बट ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लो आज रिजल्ट आने को है, ठीक है, हमारा अगर उसमें सिलेक्शन हो गया तो आप हमें योग्य समझेंगे, अगर एक का नहीं हुआ तो आप उसको अयोग्य समझेंगे। ऐसा नहीं है, आपको दोनों लोगों से बराबर सीखना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। तो जो आपकी ये जर्नी रही है, तो आपको क्या लगता है कौन सी कमियां आपने की हैं जिसके कारण आज आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया? भाई सबसे पहले कमी ये है कि अपनी योग्यता नहीं पहचानी, कि लोगों ने बोल दिया कि इसका फॉर्म आ गया, इसका डाल दो, तो उसकी तैयारी में लग गए। ठीक, योग्यता नहीं पहचानी भाई, हाइट नहीं थी तो एसएससी जीडी की तैयारी करने की क्या ज़रूरत थी। दूसरी तरफ एग्ज़ाम शिफ्ट हो जाते एक तरह। अब एसएससी आपके देखिए, आपका एक रिजल्ट में नाम आ जाने से आपका अगर दूसरा एग्ज़ाम लगा है तो 100% वो एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा। जैसे एसएससी जीडी और यूपी पुलिस 2023 में जो आया था, जिसका 24 में रिजल्ट आया, साथ में थी दोनों वैकेंसी। भाई एसएससी जीडी की बहुत अच्छे से तैयारी की, पेपर भी निकला, 160 में 153 नंबर भी थे, अच्छा स्कोर था, मिल जाती उसमें भाई अच्छी नौकरी, कोई भी पोस्ट अगर हाइट होती। तो हाइट की वजह से बाहर हो गए, उसकी वजह से मेरा यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम सही से नहीं हो पाया, जितना अच्छा सोच रहे थे, जैसी तैयारी हुई थी। भाई उसका फिजिकल भी था बीच में, अक्टूबर में फिजिकल था, फिर उसका एग्ज़ाम, ऐसा बहुत सारी चीज़ें चलती रहीं। भाई फिजिकल के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है, रनिंग लगाओ, तो वो माइंडसेट बदल गया, तो इसलिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम ख़राब हो गया। देखिए एक के चक्कर में 2 नौकरी चली गई। अगर जीडी का नहीं होता कुछ भी तो अच्छे से करते ना यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो अच्छे नंबर आते। तो ऐसा होता है भाई, अपनी योग्यता पहचानिए कि आप किसके लायक हैं। सबसे पहली गलती कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस लायक हैं। यदि आपकी हाइट है, सब कुछ अच्छा है, तो आप तैयारी कीजिए उस एग्ज़ाम की जो जल्दी एग्ज़ाम निकल रहा है। यदि उसके योग हैं, जैसे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जल्दी आ रहा है, तो उसकी तैयारी करिए। अगर आपकी हाइट 170 है, आप मेडिकली फिट हैं, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एसएससी की तैयारी करिए, क्योंकि यूपी पुलिस की वैकेंसी उतनी रेगुलर नहीं है, तो एसएससी जीडी की तरफ आप शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक, आपको देखो एसएससी जीडी और क्या गलतियां हैं, मतलब एक तो ये गलती हो गई कि मतलब अयोग्यता नहीं पहचान पाई, जिस जी, योग्य जी। आप हैं उसी में तैयारी करनी चाहिए। और क्या गलतियां आपको लगती हैं? तो जैसा कि पहली गलती हो गई, और दूसरी गलती क्या आपको लगती है? दूसरी गलती भाई ये कि इंग्लिश तो पढ़ी नहीं थी हमने, हिंदी की तरफ शिफ्ट हो गए थे, तो हिंदी से तरफ भाई एसएससी जीडी आउट हो गए। एसएससी के सिर्फ जीडी एग्ज़ाम में हिंदी आती थी, इंग्लिश की तैयारी की नहीं थी, तो सीजीएल, सीएचएल और एमटीएस इन जैसे एग्ज़ाम को देख नहीं पाए। ठीक, तो हाइट नहीं थी, इसलिए भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल की तरफ भी शिफ्ट होना पड़ा। तो पेट भी दिया था 2023, उसमें भी शायद 94-95 परसेंटाइल था, पर उससे कोई वैकेंसी भी नहीं आई, तो वहाँ भी नहीं डाल पाया। लेखपाल भाई पेट इसीलिए लोग देते हैं कि लेखपाल का मिले, तो उसमें कोई लेखपाल की वैकेंसी नहीं आई, तो उधर ज़्यादा समय ख़राब हो गया। ठीक, अगली। तो आपको क्या लगता है कि जैसे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, अधिकांश जो ग्रामीण क्षेत्र से छात्र आते हैं, कि उन्हें इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए कौन सी आप वैकेंसी सजेस्ट करना चाहेंगे? जो ऐसे लोग हैं जिनकी हाइट भी नहीं है, जो एसएससी जीडी नहीं डाल सकते हैं, तो अन्य कौन से उनको वैकेंसी देखनी चाहिए? या अगर उनके पास मतलब हिंदी ठीक ठाक है, इंग्लिश कमज़ोर है, तो उन्हें इंग्लिश की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, या कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जिसमें हो सकता है बिना इंग्लिश के भी? नहीं भाई इंग्लिश की थी तो हो सकती है भाई। यूपी SSC पेट ने अभी लगातार पेट चालू कर दिया है, बोला हर साल लेंगे। अगर ये आ रही है लगातार वैकेंसी, तो आप हिंदी की तरफ शिफ्ट हो जाइए। अदरवाइज़ भाई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपकी हाइट भी नहीं है, तो आपको मेरे हिसाब से इंग्लिश की तरफ शिफ्ट होना जाना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश SSC लगातार कैलेंडर देती है, उसमें लगातार वैकेंसी आती है। अगर एक में नहीं हुआ तो दूसरे में आपका हो ही जाएगा, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। यदि आपको इंग्लिश में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो भाई इंग्लिश एक बार पढ़ लेना चाहिए आपको, क्योंकि इंग्लिश आजकल ज़्यादा कंपलसरी कर दी गई है। चलिए, अब यही हम लोग पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें और जैसे पूछना चाहेंगे। अगर कोई भी छात्र है, वो जीएस के लिए किनको फॉलो करना चाहिए? जीएस के लिए भाई आपको प्रॉपर एक टीचर से बेसिक चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए, या फिर आप एक बुक की तरफ जा सकते हैं। जैसे बुक की आपको क्या लगता है कि हमने इस टीचर से पढ़ी है, और मुझे लगता है आपको इस टीचर से पढ़नी चाहिए? हाँ भाई, हमने तो कुमार गौरव सर से पढ़ी प्रॉपर,
ठीक, उनका जो बैच निकला था ब्रह्मास्त्र 2.0 करके, शायद उसको बाई किया था। उससे पूरी जीएस एक बार बेसिक से पढ़ी थी और उससे मेरा स्कोर भी काफ़ी बूस्ट हुआ। अभी P8 का रिजल्ट आया, उसमें भाई 99.80 परसेंटाइल मेरे नंबर है, इतना परसेंटाइल आया था उसमें। तो उनकी वजह से भाई मेरी जीएस अच्छी हुई, वरना वो और मैथ आपको क्या लगता है, मैथ किससे पढ़नी चाहिए? मैथ भाई हमने तो साहिल सर से पढ़ी थी, फ्री क्लास ली थी, ना किसी का बैच लिया था ना कुछ, यूट्यूब पे फ्री क्लास थी उनकी, शायद वाईफाई स्टडी पे पहले वो पढ़ाते थे। उससे एक बार बेसिक से कर लिया, फिर लगातार प्रैक्टिस मॉक टेस्ट और बुक पे शिफ्ट हो गए थे, जब से वही चल रहा है। और रीजनिंग के लिए? रीजनिंग के लिए भाई किसी से कुछ नहीं किया था, ऑफलाइन कोचिंग की थी, उससे समझ में आया। बाकी रीजनिंग इतना हार्ड नहीं, अगर आपका मैथ सही है तो रीजनिंग एक बार आप बेसिक यूट्यूब से भी कर सकते हैं, उतना हार्ड नहीं और रहता जो है। अन्य सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी की किससे करनी चाहिए? हिंदी की तो भाई नवीन सर से की थी, जो उन्होंने यूट्यूब पे मैराथन ली थी उससे लिखी थी। और बाकी जो पहले ली थी 2021 में यूपीएसआई के लिए एक मैराथन पढ़ी उनकी 8-10-12 घंटे की, नवीन सर की, तो उससे पढ़ा था हिंदी हमने एक बार अच्छे से, पूरा पढ़ाया था, नोट्स बनाया था। बाकी फिर मॉक टेस्ट अपडेट करते गए, क्वेश्चन हाँ, क्या था। तो ये जैसे एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे कि जो मॉक टेस्ट है उनका कितना ज़्यादा रोल रहता है तैयारी में, क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल सिलेबस कर लेते हैं और जी। उनके डरते हैं वो मॉक देने से, उन्हें लगता है अगर मॉक देंगे मेरे नंबर कम आएंगे, तो इस वजह से वो मॉक नहीं देता। तो क्या रोल रहता है मॉक का? ऐसा भाई बिल्कुल नहीं, मॉक का तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल है, मॉक के बिना तो सिलेक्शन ही नहीं है। क्योंकि मॉक से आपको क्या रहता है, पीवाई के क्वेश्चन पता चलते रहते हैं, ठीक, क्वेश्चन कितनी देर में करना चाहिए, कितना समय लग रहा है आपको, क्या आपको सीखना चाहिए, भाई गलतियाँ मॉक से ही पता चलती हैं। मॉक आप क्या हो गया, जैसे एग्ज़ाम से पहले प्री एग्ज़ाम आप अच्छे से दीजिए, आपके पास समय हो तो ही मॉक खोलिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ जीएस का सेक्शन अटेम्प्ट कर लिया बाकी सेक्शन छोड़ दिए, ऐसा नहीं। एटलीस्ट आपका 1 घंटे का मॉक है तो आपके पास 1 घंटे टाइम होना चाहिए, ठीक, पूरा मॉक लगाएंगे, उसको मॉक लगाएंगे, 1 घंटे का मॉक है तो उसको 1.5 घंटे एनालिसिस में देंगे कि आपसे कौन सा सवाल गलत हो गया, ठीक, कौन सा सवाल गलत हो गया उसको नोट करेंगे, फिर वही चैप्टर बार बार देखेंगे, उसमें उस चैप्टर को पढ़ेंगे पूरा। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि अगले मॉक में आपसे इस चैप्टर से वो सवाल गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी चैप्टर का हो, तो ऐसे आपका स्कोर भी बूस्ट होगा और आप तैयारी के नज़दीक पहुंच जाएंगे भाई सिलेक्शन। तो यही भाई का मानना है कि अगर आप मॉक दे रहे हैं तो केवल मॉक अटेम्प्ट ना करें और उसको एग्जाम लाइक माहौल में दें, हाँ, जैसे आप बिल्कुल, एग्जाम देते हैं। चीटिंग नहीं और करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि केवल मॉक दे के आपको नहीं छोड़ना है उसको, जो टॉपिक्स आते हैं उनके आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। और एक चीज़ ये है, जैसे मान लो आज वायुमंडल से आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, तो आने वाले मॉक में तुम्हारे वायुमंडल से गलत नहीं होना चाहिए और तुम्हारे जहाँ पे भी लिख रखा है वहीं से करो, ठीक है। तो भाई को बहुत ज़्यादा बधाई, और जब आगे अभी सिलेक्शन होगा तब दोबारा इनका इंटरव्यू लेके आएंगे, और हम राधा रानी से ये दुआ करते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी सक्सेस हो ताकि यहाँ पे हम लोग लेके आएँ, ठीक है। अन्य अगर आप में से ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपके पास में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप छात्रों को बताएंगे तो उनके आने वाला भविष्य संवर सकता है, तो हमारे इस जो जीमेल दी गई है इस पर आप अपना रिज्यूमे भेज दीजिए, या अगर आप तिरवा या कन्नौज से हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हम आपको ज़रूर यहाँ पे लाएंगे ताकि बच्चों के हित के लिए जो भी चीज़ें होंगी हम ज़रूर करेंगे, ठीक है। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पर अगर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है भाई। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद।